जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में भी हम लोगों ने अर्थशास्त्र के ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा किया था। तो आइए शेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुल मिलाकर हमने 40 के आसपास मतलब 40 प्रश्नों को महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय बनाया है। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें। आज का पहला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप होती है, वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, जबकि एकाधिकार में मिलती जुलती वस्तुएं नहीं होती है, थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के अनेक सारे उत्पादक होते हैं, अनेक सारे विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में किसी वस्तु के केवल और केवल एक उत्पादक और विक्रेता होते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे आप लोग कि पूर्ण प्रतियोगिता में साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, जबकि एकाधिकार में साधन पूर्ण गतिशील नहीं होते हैं। चौथा अंतर लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मतलब उद्योग, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मतलब उद्योग कीमत प्राप्त करता होता है, मतलब कीमत को स्वीकार करने वाला होता है, जबकि एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक नहीं होता है, कीमत निर्धारक होता है, कीमत प्राप्त करता नहीं, कीमत निर्धारक होता है। दूसरा प्रश्न है बाजार कीमत और सामान्य कीमत में बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा बाजार कीमत और सामान्य कीमत में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाजार कीमत किसी बाजार में प्रचलित अल्पकालिक मूल्य होती है, इसके विपरीत सामान्य कीमत किसी बाजार में प्रचलित दीर्घकालिक मूल्य होती है। दूसरा अंतर, बाजार कीमत में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, या सामान्य लाभ भी हो सकता है, जबकि सामान्य कीमत में केवल और केवल सामान्य लाभ होता है। तीसरा अंतर है बाजार कीमत एक वास्तविक कीमत है जो बाजार में प्रचलित होती है, जबकि सामान्य कीमत एक काल्पनिक होती है जो बाजार में प्रचलित नहीं होती है। बाजार कीमत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जबकि सामान्य कीमत क्या होती है, स्थिर रहती है। तो ये रहा बाजार कीमत और सामान्य कीमत। अगला प्रश्न है मांग वक्र की ढाल नीचे की ओर झुकी होती है, क्यों? प्रश्न है मांग वक्र की ढाल नीचे की ओर झुकी होती है, क्यों? आपका उत्तर होगा मांग वक्र की ढाल नीचे की ओर झुकी होती है क्योंकि
मांग वक्र की ढाल नीचे की ओर झुकी होती है क्योंकि कम कीमत पर अधिक वस्तु की मांग की जाती है और अधिक कीमत पर कम वस्तु की मांग की जाती है। कम कीमत पर अधिक वस्तु की मांग की जाती है और अधिक कीमत पर कम वस्तु की मांग की जाती है, इसीलिए मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है या नीचे की ओर गिरती रहती है। अगला प्रश्न है, पूरक वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है? प्रश्न है, पूरक वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका मांग एक साथ किया जाता है। मतलब जब दो वस्तु का मांग एक ही साथ किया जाए, एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाए, तो उसे हम पूरक वस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे कलम के साथ स्याही की मांग होती है, जूता के साथ मोजा की मांग होती है, कार के साथ पेट्रोल की मांग होती है। इसके विपरीत स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं, स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब एक वस्तु के जगह पर दूसरी वस्तु का हूबहू प्रयोग किया जाए तो उस वस्तु को हम स्थानापन्न वस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे चीनी का मीठा, चाय का कॉफी। अगला प्रश्न है, मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखें। मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखें। आप लिखेंगे, मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा, अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जो मानव के सामाजिक क्रियाओं के उस पक्ष का अध्ययन करता है जो मानव के कल्याण से जुड़ा हुआ। अर्थात अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ऐसा विचार प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। अगला प्रश्न आता है, रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखें। आप लिखेंगे, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य तथा उसे सीमित लक्ष्य तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विषय है, जो वही अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है, मांग तथा इच्छा में क्या अंतर है? मांग तथा इच्छा में क्या अंतर है? तो साधारण बोलचाल की भाषा में मांग और इच्छा में कोई अंतर नहीं। साधारण बोलचाल की भाषा में मांग और इच्छा में कोई अंतर नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र कहता है किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण चाह, किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण चाह, प्रभावपूर्ण मतलब जिसके बिना मेरा काम न चले, चाहिए तो चाहिए। किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण चाह मांग कहलाती है, लेकिन एक शर्त है, यदि उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास पैसा चाहिए और व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए तो मांग कहलाएगी। लेकिन किसी वस्तु की इच्छा मांग कहलाती है, लेकिन उसके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और यदि पैसा है भी तो उसमें खर्च करने की तत्परता नहीं है। तो मांग है, पैसा भी है, लेकिन पैसा को खर्च करने की तत्परता नहीं, तो आपकी इच्छा हो गई।
लेकिन मांग तब कहलाएगी जब आप उसको खरीद लें, खरीदने की सामर्थ्य हो, खर्च करने की तत्परता हो। अगला है सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में क्या अंतर है? सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा सामान्य वस्तु उस वस्तु को कहते हैं, सामान्य वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आय अधिक है। सामान्य वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आय क्या है? अधिक है। इसके विपरीत घटिया वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आय कम है। मतलब आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग करते हैं वह वस्तु घटिया होती है, ऐसा गिफिन महोदय का कहना था। और आय अधिक होने पर जिस वस्तु की हम मांग करते हैं उसे हम बढ़िया या उत्तम कोटि की या सामान्य वस्तु के नाम से जानते हैं। सामान्य वस्तु के उदाहरण है ब्रांडेड कपड़ा, कॉफी, घी, सोना, एयर कंडीशन फ्रिज। और घटिया वस्तु का उदाहरण है मक्का, खेसारी। अगला सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है? आप लिखेंगे कुल उपभोग एवं कुल उपभोग। उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु का प्रयोग करना, उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु का प्रयोग करना। तो कहता है कुल उपभोग एवं कुल आय के अनुपात को व्यक्त करने वाला अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को व्यक्त करने वाला, प्रदर्शित करने वाला जो अनुपात है उसी को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत आय की मात्रा में वृद्धि होने पर, आय की मात्रा में वृद्धि होने पर उपभोक्ता या उपभोग व व्यय की मात्रा ही बढ़ जाती है। सामान्यतः देखा गया है कि आय की मात्रा बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ जाता है तो व्यय भी बढ़ जाता है। लेकिन जिस अनुपात में व्यक्ति की आय बढ़ती है उस अनुपात में व्यक्ति का उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। तो इसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। अगला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। अंग्रेजी में कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है या समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। आप लिखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, किसी एक कंपनी की आय। इसकी विशेषता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ज्ञान जरूरी है। दूसरी विशेषता है आर्थिक समस्याओं के निर्णय लेने में हमको सहायता देती है। तीसरा आर्थिक नीति के निर्माण में सहायता करती है। चौथा कीमत के निर्धारण में सहायता करती है। अगला प्रश्न है व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। तो व्यापक अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के बृहद पैमाने पर अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े चरों का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक विश्लेषण के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा हम समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें दूसरा विशेषता है कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं। तीसरी, यह संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। फिर प्रश्न कर देगा
इसी प्रश्न को थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, केवल दोनों परिभाषा को लिख देना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर की बात करें तो आप लिखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है, अथवा उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे संतुलन का मतलब होता है बराबरी। एक व्यक्ति के पास, एक उपभोक्ता के पास आवश्यकता अनंत है लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित है। एक उपभोक्ता के पास आवश्यकता अनंत है लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित है। लेकिन उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। प्रत्येक उपभोक्ता अपने साधनों को विभिन्न आवश्यकताओं के वस्तु पर ऐसे खर्च करता है ताकि सभी वस्तु से उसे समान संतोष मिल सके। मतलब एक उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकता के सभी वस्तुओं पर किया गया खर्च, जिसमें प्रत्येक खर्च से उसे समान संतोष मिले, उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण दे। उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण दे। आपका उत्तर होगा वह वस्तु जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं। उपभोक्ता वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु का हम अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए या अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु को हम उपभोक्ता वस्तु कहेंगे, जैसे चाय, कॉफी, रोटी, चावल, कपड़ा, मोटर कार इत्यादि। अगला प्रश्न है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? मांग के नियम से आप क्या समझते हैं या मांग का नियम क्या है? आपका उत्तर होगा, यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जाती है उस वस्तु का मांग बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ते जाता है उस वस्तु का मांग कम होता जाता है। मतलब कीमत कम होने पर मांग ज्यादा और कीमत ज्यादा होने पर मांग का कम होना मांग का नियम कहलाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उस वस्तु की पूर्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ना पूर्ति का नियम कहलाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। जो अन्य महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्न है इस पर चर्चा कल के वीडियो में होगा। धन्यवाद।